हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज क्या इस वीडियो में हम शुरू करेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 5 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। चैप्टर का नाम है हमारा, चैप्टर का नाम क्या है, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। और ये जो वीडियो रहने वाली है ये रहेगी इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन की वीडियो, जिसमें हम आपको सारी चैप्टर के बारे में टोटल इन्फॉर्मेशन देंगे कि चैप्टर में क्या, एक तरह से बोलूँगा तो, क्योंकि चैप्टर थोड़ा सा देखो थ्योरेटिकल चैप्टर है, टोटल प्योर थ्योरेटिकल चैप्टर है। तो चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्या इसका नाम, क्यों पढ़ा है इसका नाम, ठीक है। और जिन बातों को हम एक्सरसाइज में यूज करेंगे, जैसे कि फॉर्मूले होते हैं, फॉर्मूले यहाँ पर नहीं होंगे, लेकिन उन सभी बातों का डिस्कस हम यहाँ पर इस वीडियो के अंदर करेंगे। फिर इस चैप्टर को ना हम 3 वीडियो में फिनिश करेंगे। एक तो ये वाली इंट्रोडक्शन वीडियो, इसके बाद एक एग्जाम्पल की वीडियो बनेगी जिसमें एग्जाम्पल करेंगे, और फिर करेंगे एक्सरसाइज का सॉल्यूशन, ठीक है। तो थोड़ा सा पहले मैं आपको इस चैप्टर के बारे में एक दो बातें बताना चाहूँगा। नंबर 1, ये चैप्टर आपका मैथ के जैसे हम लोग मैथ पढ़ते हैं ना, अर्थमेटिक पढ़ते हैं, अलजेब्रा पढ़ते हैं, उससे थोड़ा अलग है। टोटल प्योर थ्योरेटिकल चैप्टर, टोटल थ्योरेटिकल, ओनली डेफिनेशंस पढ़ेंगे। एक तरह से आपको डेफिनेशन याद करनी पड़ेंगी, समझाएंगे हम आपको, डेफिनेशन आपको समझनी भी है, बल्कि समझनी ही है, लेकिन हाँ वो लिखने के लिए आती है ना, तो उसके लिए आपको एक लैंग्वेज चाहिए लिखने के लिए। दूसरी बात, ये चैप्टर 9th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई खास ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्ज़ाम में अब मुश्किल से मान लो आपको 2 या 1 नंबर का, कभी कभी 3 नंबर का आता है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप इसको एग्ज़ाम में करके ना जाएं, इसको आप छोड़ के जाएं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको ये एग्ज़ाम में करके बिल्कुल जाना है, अदरवाइज़ आप पेपर पूरा नहीं कर पाओगे, क्योंकि आएगा तो ज़रूर, 1-2 नंबर का तो ज़रूर आएगा, पक्का है, तो आएगा ही आएगा। तीसरी बात, हाँ ये है कि इस चैप्टर का आने वाली क्लासेस में कोई ज़्यादा बड़ा कोई लिंक नहीं होगा। जैसे कि एक चैप्टर पीछे करके आए हम पॉलिनोमियल, जिसका हर जगह यूज आएगा जब तक आप मैथ पढ़ोगे। कोऑर्डिनेट पढ़ के आए हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल पढ़ के आए हैं, इनका यूज़ हर जगह आता है सबका, लेकिन इस चैप्टर का कहीं कोई यूज़ बिल्कुल लगभग 0 के बराबर आएगा। तो लेकिन हाँ पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से आपको समझाया जाएगा, आप भी तैयारी करके जाएंगे एग्जाम में। तो बस थोड़ा सा अपना मेंटली प्रिपेयर हो जाना कि थ्योरी पर हम टोटल थ्योरी पढ़ने वाले हैं इस बार, ठीक है। तो शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री, चैप्टर नंबर 5 का इंट्रोडक्शन। सबसे पहले बात करते हैं यूक्लिड्स और ज्योमेट्री के बारे में। तो देखो सबसे पहले जो मेरे पास एक वर्ड है ना, जियोमेट्री, ज्योमेट्री तो आपको पता ही होगा। देखो जब हम अर्थमेटिक पढ़ते हैं, अर्थमेटिक मैथ्स के अंदर, तो वो होता है जिसमें हम नंबर्स वगैरह पढ़ते हैं, LCM, SCF, ठीक है। जब हम अलजेब्रा पढ़ते हैं तो उसमें हम XY फैक्टर कर लिए, फैक्टर स्प्लिट इन मिडिल टर्म, फैक्टर्स A+B होल स्क्वायर्स कर लिया, वो किस में आता है, अलजेब्रा में। इसी तरह से लाइंस, एंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स, ट्राइंगल्स, ये सब किस में आते हैं, ज्योमेट्री में। तो ज्योमेट्री का जो एक तरह से हम, अगर मैं आपको समझाऊं तो ये 2 वर्ड से मिलकर बनता है, जियो प्लस मेट्री। ज्योमेट्री वर्ड जो बना है एक्चुअल में वो किससे बना है, जियो प्लस मेट्री। यहाँ पर जियो का मतलब होता है अर्थ, और मेट्री का मतलब होता है मीज़र करना, नापना, चीज़ों को नापना। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अर्थ को नापना है, आप पृथ्वी को नाप रहे हो, ना ना ना, ये काम नहीं करना। अर्थ पर जो चीज़ें हैं को मिलाकर हम उसकी यहाँ पे मेजरमेंट्स करेंगे, जैसे रेक्टेंगल, ट्राइंगल, स्क्वायर, सर्किल, स्फीयर वगैरह, ठीक है। तो ये सब मैंने ज्योमेट्री का ये आपको बता दिया, जियो प्लस मेट्री होता है, इसका मतलब होता है अर्थ प्लस मेजर, ठीक। अब दूसरा नाम मेरे सामने एक लिखा हुआ है, यूक्लिड। देखो यूक्लिड एक इंसान का नाम है, एक इंसान का नाम, इंसान मतलब मैथमेटिशियन, गणितज्ञ बोलते हैं जिसको हम, जिससे रामानुजन हमारे भारत में हुए हैं, रामानुजन, भास्कराचार्य, आर्यभट्ट, सिद्धराचार्य। इसी तरह से ये एक ग्रीक मैथमेटिशियन है यूक्लिड, मतलब है नहीं, बहुत कई सालों पहले शायद बुक में लिखा हुआ भी है, 325 BCE टू 265 BC तक के बीच में इनका जो क्या कहते हैं जीवन काल था। देखो चैप्टर ऐसे चलेगा जैसे मैं बता रहा हूँ थ्योरेटिकली। तो ये यूक्लिड है जिनको इस पूरी ज्योमेट्री का जनक माना जाता है कि इन्होंने बनाई है। इन्होंने ही बहुत सारी डेफिनेशन जो कि ज्योमेट्री में यूज होती है, कुछ थ्योरम्स, कुछ वर्ड्स में आपको नए वर्ड बताऊंगा आज, पोस्टुलेट्स, एक्सियोम्स, बहुत सारे वर्ड्स उन्होंने बताए हैं यूक्लिड्स ने, जिनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। अच्छा, एक मैथमेटिशियन और हुए हैं, सबसे पहले हुए थे थेल्स एक बहुत, इनसे भी पहले एक मैथमेटिशियन हुए हैं थेल्स,
इन्होंने एक्चुअल में ज्योमेट्री की स्टार्टिंग कर दी थी अपने टाइम पर, पता नहीं कब बुक में आपका इंट्रोडक्शन वगैरह लिखा हुआ होगा। अगर मैं आपको बताऊं तो थेल्स का था 640 BCE टू 546 BCE। ठीक है, फिर थेल्स का ही एक क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, मान लो आप, उसका नाम था पाइथागोरस। आपने पाइथागोरस नाम तो सुना ही होगा। तो एक्चुअली पाइथागोरस भी एक इंसान ही थे, मैथमेटिशियन थे। तो थेल्स और थेल्स के स्टूडेंट कौन थे? पाइथागोरस। थेल्स ने पहले कुछ ज्योमेट्री की चीज़ें बनाई। थेल्स में क्या नाम है, थ्योरम्स, कुछ वर्ड्स जो हम पढ़ेंगे यहाँ पर। पाइथागोरस ने उनको थोड़ा मॉडिफाई किया, कुछ उनमें से क्या कहते हैं कि थोड़ा संशोधन किया, थोड़ा सा उनमें जो एरर्स थे उनको दूर किए, और कुछ और नई बातें भी वहाँ से उन्होंने ऑब्जर्व करी। फिर थेल्स और पाइथागोरस की इन तमाम बातों को उनके कई सौ सालों बाद यूक्लिड्स ने और ज़्यादा उनको एररलेस किया, उनसे और जो कमियां थी उनमें उनको दूर किया, एक तरह से प्यूरीफाई किया, तब जाकर वो बनी है यूक्लिड्स ज्योमेट्री। ठीक है, बात समझ में आ रही है कुछ थोड़ी सी? तो वैसे ये सब बातें आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है वो हम थोड़ी देर बाद आने ही वाले हैं। ठीक, तो ये मैंने आपको थोड़ा सा चैप्टर का बहुत ही ब्रीफ में इंट्रोडक्शन दे दिया है कि यूक्लिड कौन है और ये ज्योमेट्री क्या होती है, ये मैंने आपको बता दिया है। चाहो तो लिख सकते हो, बस नॉलेज के लिए, आएगा कुछ नहीं यहाँ से। ये आपसे कोई नहीं पूछने वाला कि ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है, यूक्लिड कौन थे, या यूक्लिड का जन्म कब हुआ था, ये आपसे कोई नहीं पूछेगा। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को थोड़ा सा हम आगे की तरफ ले जाते हैं। तो यूक्लिड्स वगैरह के बाद में अब हमारे पास जो सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक आ रहा है वह है यूक्लिड्स डेफिनेशन। यूक्लिड्स ने कुछ डेफिनेशन बनाई थी अपने टाइम पर। यूक्लिड्स डेफिनेशन जिसका हम अब पढ़ेंगे और जो हमारे सिलेबस में यूज़ होंगी, क्वेश्चंस में यूज़ होंगी टाइम पर। यूक्लिड्स डेफिनेशंस कर लेता हूँ क्योंकि कई सारी आएंगे ना। तो यूक्लिड्स डेफिनेशन, अच्छा यूक्लिड डेफिनेशंस, और फिर मैं आपको एक्सॉम्स बताऊँगा, पोस्टुलेट्स बताऊँगा। उन सबको सुनने से पहले, रीड करने से पहले आप लोग मुझसे एक प्रॉमिस करोगे कि आप लोग हंसोगे नहीं। ठीक है, क्योंकि एक्चुअल में होगा यही कि जब मैं आपको बताऊंगा ना तो आप कहोगे सर ये क्या बता रहे हो, ये तो होता ही है, ये कोई डेफिनेशन थोड़ी ही है, ये कोई बात थोड़ी है, ये तो होता ही है। भाई मान लो मैं आपसे ये कहने लगूँ थोड़ी कि मान लो रात हो, मान लो अभी मेरे यहाँ पर शायद 3 बजे हुए हैं, मान लो उससे 2 घंटे बाद 5 बजे, 6 बजे या 6:30 बजे, 7 बजे थोड़ा सा दिन छिपेगा, रात होगी ना, और कोई बच्चा आए खुश होकर देखो 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 रात हो गई, रात हो गई, रात हो गई। तो ये कोई ऐसी बात थोड़ी ही है कि रात हो गई, तो होगी ही, नेचुरल सी बात है। तो कुछ थोड़ा आपको डेफिनेशन अजीब सी लग सकती है। अब वो क्यों लिखी है फिर इसके अंदर? देखो वो इसलिए लिखी हुई है क्योंकि वो हमारे लिए, एक्चुअल में क्या है कि हमारे लिए जो हम अब इस प्रेजेंट टाइम 2024 में मैं हूँ इस समय पर, पता नहीं आप लोग वीडियो कब देखोगे चलकर, जो बातें हम पढ़ेंगे वो हमारे लिए कोई खास बातें नहीं है। मगर कई 100 साल पीछे जाओ आप, जब यूक्लिड्स साहब थे तब उनके टाइम पर जाना, तो उनके लिए वो सब बातें बहुत ज़्यादा नई थी, इसलिए हम उनको पढ़ रहे हैं और इसलिए वो बुक पर लिखी हुई है कि ये डेफिनेशंस हैं। ठीक है, मतलब हमारे लिए कोई खास बात नहीं है। जैसे कि छोटी सी बात बताता हूँ, एक छोटा बच्चा होता है ना 1-1.5 साल का, और वो चिड़िया को देख के खुश हो जाता है, देखो देखो चिड़िया चिड़िया चिड़िया, खुश होता है ना। और हम भी खुश होते हैं क्या, या आप खुश होते हो क्या? नहीं, लेकिन हाँ हम भी हुए थे कब, जब हम छोटे थे, तब भी हम भी चिड़िया को देख के खुश होते थे, अब नहीं होते। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे, ये डेफिनेशंस अब हम लोगों को ऐसा लगेगा क्योंकि आप पढ़ते हुए आ रहे हो क्लास 5, 6, 7 तक, आपको पता ही है। ठीक है, तो आपको लगेगा कि ये क्या पढ़ रहे हैं, ये क्यों बता रहे हैं। मगर अगर आप एंशिएंट टाइम पर जाओ, प्राचीन काल में अगर आप जाओगे, तो उस टाइम पर वो बहुत ही नई बात थी उन लोगों के लिए। पाइथागोरस, थेल्स, यूक्लिड के लिए, उनके लिए ये एक तरह से बहुत बड़ा अचीवमेंट था। अगर उन्होंने उन डेफिनेशंस की क्या कहते हैं खोज की, उन्होंने उन डेफिनेशन को बनाया, लिखा, दुनिया को समझाया था उस टाइम पर, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। समझ में आई कोई बात? तो इसी बात के साथ हम शुरू करते हैं यूक्लिड्स डेफिनेशन। और देखो डेफिनेशंस मैं यहाँ पर नहीं लिखूंगा, डेफिनेशन का आपके सामने एक पिक्चर आएगी इधर, आप वहाँ पर पढ़ेंगे, आपकी एनसीईआरटी की बुक में से ही है, कोई अलग नहीं है, आप बुक में से भी देख सकते हैं। साथ साथ आपके चैप्टर नंबर जहाँ पर 5 है उसके अगले पेज पर लिखी हुई है। तो और मैं यहाँ पर आपको उनको 1 by 1 एक्सप्लेन ज़रूर करता रहूँगा। ठीक है, और आपको ना ये डेफिनेशन 1 by 1 याद रखनी है, आपको ये सभी की सभी डेफिनेशंस 1 by 1 याद रखनी है, ऑर्डर में याद रखनी है, और इनको हम क्वेश्चंस में, एक्सरसाइज में कहीं ना कहीं यूज भी जरूर करेंगे। तो सबसे पहली डेफिनेशंस अब देखते हैं, आपके सामने पिक्चर आ गई होगी ये, तो पढ़ते हैं इसमें। ए पॉइंट
इज दैट विच हैज़ नो पार्ट। एक्चुअल में ये पॉइंट की डेफिनेशन है। अगर आपको देखो जो ये डार्क हुआ है ना बोल्ड, मतलब उसकी डेफिनेशन लिख रहे हैं पॉइंट। डेफिनेशन जैसे कि पहले पॉइंट में 1 नंबर में पॉइंट डार्क हुआ है, दूसरे में लाइन, चौथे में स्ट्रेट लाइन, पांचवें में सरफेस, सातवें में प्लेन सरफेस। तो इनकी डेफिनेशन है। तो अभी जो हम बात कर रहे हैं नंबर 1 पर, वो कौन है? पॉइंट की डेफिनेशन। ए पॉइंट इज दैट विच हैज़ नो पार्ट। मतलब क्या है? पॉइंट क्या होता है? देखो थोड़ा सा मैं मोटा बनाऊंगा क्योंकि आपको ताकि अच्छे से विजुअल दिखे, लेकिन पॉइंट क्या होता है? आप अपनी पेन से अपनी कॉपी पे एक डॉट लगा दो, बस वही तो पॉइंट होता है। मैं थोड़ा सा इसको बोल्ड इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको दिख सके, अच्छी तरीके से दिख रहा होगा ना आपको। तो ये पॉइंट है। तो पॉइंट की डेफिनेशन क्या? आपने कभी आज से पहले पॉइंट की डेफिनेशन लिखी थी क्या, या सुनी थी क्या, या कभी पता थी क्या आपको? मुझे लगता है पता भी नहीं होगी आपको। तो पॉइंट की डेफिनेशन क्या है? ए पॉइंट विच हैज़ नो पार्ट। पॉइंट का कोई पार्ट नहीं होता, बहुत ही जितना भी छोटा कंसिडर कर सकते हो वो चीज़ पॉइंट होती है। जैसे कि अभी आप अपने पेन से अपनी कॉपी पे बस एक हल्का सा टच करके हटा दो, उसको बोलते हैं हम लोग पॉइंट। तो पॉइंट की डेफिनेशन सिर्फ ये रहेगी, ए पॉइंट इज दैट विच हैज़ नो पार्ट, जिसका कोई पार्ट नहीं होता। ठीक है। सेकेंड, ए लाइन इज ब्रेथलेस लेंथ। सेकेंड डेफिनेशन आती है हमारे पास लाइन की। ए लाइन इज ब्रेथलेस लेंथ। लाइन क्या होता है? जब आप एक लाइन ड्रॉ करते हो, मतलब कि स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हो, तो ओनली वी ड्रॉ ए लाइन, ओनली हैव लेंथ नॉट ब्रेथ। इसमें भी ब्रेथ होती है क्या? मोटाई, चौड़ाई, विड्थ बोलते हैं इसको। तो अगर हमने ये डाला, ये तो बोल देते हैं स्ट्रिप। इसमें तो स्केल होता है आपका, लोहे का फीटा होता है स्केल। इसमें तो लेंथ भी है, ये वाली इतनी, ये लेंथ भी है, और ये इसकी थोड़ी क्या बोल, थिकनेस कह लो, ब्रेथ कह लो। ठीक है। लेकिन लाइन क्या चीज़ है? ओनली लेंथ, ब्रेथलेस लेंथ। तो यूक्लिड ने क्या बताया? यूक्लिड साहब ने क्या बताया था कि पॉइंट क्या होता है? विच हैज़ नो पार्ट, जिसका कोई पार्ट नहीं होता, सिर्फ पॉइंट। लाइन मतलब ब्रेथलेस लेंथ। लाइन मतलब क्या रहेगा? ब्रेथलेस लेंथ। तो जैसे कि अब हम पढ़ रहे हैं ना लेंथ, सॉरी पॉइंट्स क्या है, लाइन क्या है, तो आपके लिए भले ही कोई खास बात ना हो, लेकिन उस टाइम पर ये बहुत बड़ी एक अचीवमेंट थी मैथमेटिक्स की, ज्योमेट्री में खासकर। ठीक है, कि पॉइंट्स क्या होता है, लाइन क्या होता है। लाइन जैसे अभी आपको समझा, लाइन क्या होता है? ब्रेथलेस लेंथ, बस लेंथ ही लेंथ उतरेगी। ठीक है। तीसरा है द एंड ऑफ ए लाइन आर पॉइंट। तीसरा कहता है कि अगर कोई लाइन है, इसके जो एंड होंगे ना, जो एंड होंगे ये पॉइंट होंगे। अब देखो बहुत ही ऑब्वियस सी है कि हाँ सर वो तो होंगे ही, लेकिन मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ये सब चीज़ें बहुत ही नॉर्मल है आप लोगों के लिए, आपके मेरे लिए बहुत नॉर्मल है। मगर उस टाइम प्राचीन काल में, एंशिएंट टाइम में ये बहुत ज़्यादा स्पेशल बात थी कि उन्होंने इस चीज़ को खोज की थी, उन्होंने इस चीज़ को, ठीक है, क्या कि लाइन के जो एंड पॉइंट, एंड से जो एंड होंगे वो इसके वो पॉइंट होते हैं हमेशा। तो पॉइंट जो हमने ऊपर डिफाइन किया है, तो लाइन के जो एंड होते हैं, जो सिरे होते हैं, वो क्या होते हैं? पॉइंट्स। ये लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 3 पर। 4, ए स्ट्रेट लाइन। फोर्थ नंबर कहता है हमारे से, ये फोर्थ नंबर क्या कहता है, पढ़ते हैं सामने। ए स्ट्रेट लाइन इज ए लाइन विच लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ। मतलब क्या है, बात को समझते हैं बोर्ड पर। आपके अगर देखो एग्जाम में बातें आती है ना, तो ये एक्सप्लेन करने के लिए बिल्कुल नहीं आएंगी, सिर्फ लिखने के लिए आएंगे कि यूक्लिड की डेफिनेशन लिख दो 7, तो आपको लिख के आ जाना। तो पॉइंट नंबर 4 कह रहा है कि अगर मेरे पास पॉइंट्स हैं, पॉइंट 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 पॉइंट, तो एक स्ट्रेट लाइन होती है ना, वो इन पॉइंट्स पर लाई करती है। एक स्ट्रेट लाइन जो देखो, आपने चैप्टर नंबर 4 हमने आपको कराया था इससे पहले ही, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, उसमें मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से समझाया था कि एक लाइन के ऊपर अगर कोई स्ट्रेट लाइन है तो उसके ऊपर इनफाइनाइटली पॉइंट्स मौजूद होते हैं। देयर आर इनफाइनाइट पॉइंट एग्जिस्ट ऑन ए स्ट्रेट लाइन। तो यही यहाँ पर यूक्लिड वाली जो थ्योरी है उसमें क्या बोल रहा है ये डेफिनेशन में, कि ए स्ट्रेट लाइन इज ए लाइन, एक स्ट्रेट लाइन वो लाइन है विच लाइज इवनली मतलब जो पूरी तरह से अपने ऊपर पड़ने वाले पॉइंट्स पर ही पड़ती है, इन पॉइंट से इधर उधर नहीं जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट 5, ए सरफेस इज दैट विच हैज लेंथ एंड ब्रेथ ओनली। सरफेस क्या होता है समझते हो ना? जैसे मैंने ये रेक्टेंगल बना दिया, मैंने ये क्या बना दिया? रेक्टेंगल। तो इस रेक्टेंगल में सिर्फ क्या होगा? लेंथ एंड ब्रेथ ओनली। हमने स्क्वायर बना दिया, तो इसको बोलते हैं सरफेस। इसमें क्या होगा? लेंथ और ब्रेथ भी होती है इक्वली है। ठीक है।
तो सरफेस के क्या बोल रहा है कि ए सरफेस इज दैट विच हैज़ लेंथ एंड ब्रेथ ओनली। एक सरफेस में लेंथ एंड ब्रेथ ही होते हैं, बस 2 चीज़ें होती हैं, तीसरी चीज़ नहीं होती। तीसरी चीज़ मतलब जो क्यूबॉइड होता है ना, क्यूबॉइड में मोटाई भी होती है, थिकनेस बोलते हैं इसको, हाइट, तो सरफेस में वो नहीं होता। सरफेस के अंदर सिर्फ और सिर्फ लेंथ और ब्रेथ ही होती है। ये था हमारे पास इसकी डेफिनेशन नंबर 5। डेफिनेशन नंबर 6 है द एज ऑफ ए सरफेस लाइन। एज बोलते हैं इन किनारों को, जैसे कि ये मैंने सरफेस बनाया, रेक्टेंगल बनाया, तो जो इसकी ये एज है, जो लाइन है, इनको बोलते हैं एज। जो ये किनारे है, जो कॉर्नर है, जैसे कि मेरा बोर्ड है, आपको शायद ये वाला दिखाई दे रहा होगा छोटे वाला, इसके जो ये इसका जो कोना है ना, ये कॉर्नर, इसको बोलते हैं एज। तो ये जो एज है, ये जो एज, अगर मैं केवल इस एज की बात करूँ तो ये एक स्ट्रेट लाइन ही तो है, ये एक लाइन ही तो है। तो कह रहा है कि ये सरफेस जो होता है उसकी जो एजेस होती हैं वो सिर्फ क्या होती हैं, स्ट्रेट लाइन। 7 ए प्लेन सरफेस इज ए सरफेस विच लाइज इवनली विद द स्ट्रेट लाइन ऑन इटसेल्फ। एक प्लेन सरफेस जो है वो एक ऐसा सरफेस है कि उसके अंदर अगर हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये सब लाइनें इस सरफेस के अंदर ही पड़ेंगी। समझो बात, देखो बहुत ही ऑब्वियस सी बात है सारी। अगर मैं इस बोर्ड पर, मेरा बोर्ड एक सरफेस है, रेक्टेंगल शेप का है मान लो, मैं इस पर कोई लाइन ड्रॉ करूँ, तो ये लाइन इस बोर्ड पर ही तो पड़ेगी। तो उसने इन बातों को प्रूव किया था, पूरी दुनिया को बताया था उस टाइम पर। तो इसलिए ये बातें हम थोड़ी सी, बहुत सारी बातें थी, लगभग 465 के आसपास कुछ थ्योरम्स जा करके, हम तो बहुत ही कम पढ़ रहे हैं यहाँ पर। तो ये 7 की 7 डेफिनेशंस हमारी पूरी हो जाती है यहाँ पर। तो आप इस पिक्चर में से इन सभी डेफिनेशंस को बहुत अच्छे से रीड कर लेंगे अपने नोटबुक में। आप सबसे पहले यही डालेंगे यूक्लिड डेफिनेशन, और यहीं से आप अपने नोट्स बनाने स्टार्ट कर देंगे। जब भी आप एग्जाम में जाएंगे इन डेफिनेशंस को याद करके जाना। एग्जाम में आपसे डेफिनेशन डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि राइट ऑल 7 डेफिनेशन ऑफ यूक्लिड्स की, यूक्लिड की सभी डेफिनेशंस को लिखो, तब आपको ही पता होनी चाहिए। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको 2 कुछ वर्ड बताएंगे जो आपके लिए नए हैं, वर्ड हैं। 2 इम्पोर्टेंट टर्म्स। देखो 2 इम्पोर्टेंट टर्म्स मतलब एक तरह से वर्ड ही होता है। ठीक है, बस वर्ड हम बोल देते हैं इंग्लिश में, और थोड़ा सा स्पेशल जैसे मैथमेटिक्स कर रहे हैं, ज्योमेट्री कर रहे हैं, तो इसमें जो बातें यूज होंगी उसको हम टर्म्स बोल देते हैं। ठीक है, तो 2 इम्पोर्टेंट टर्म्स। अब जो 2 इम्पोर्टेंट टर्म्स मैं आपको बताने वाला हूँ, उनमें से एक होता है AXIOMS एक्सियोम्स, एंड जो दूसरा होता है उसको बोलते हैं पोस्टुलेट्स। देखो हो सकता है कि इनका प्रोनाउंसिएशन मैं थोड़ा गलत कर पा रहा हूँ, क्योंकि एक्सियोम्स कोई एक्सियम बोलता है, तो इस बात से अपने को मतलब नहीं है, आपको स्पेलिंग ठीक पता हो और ये एक्चुअल में होता क्या है, इसका मतलब क्या है, एक्सियोम का क्या मतलब होता है और पोस्टुलेट का क्या मतलब होता है। तो ठीक, तो पहले आप 2 बातें यहाँ पर नोट करेंगे, फिर मैं आपको इनके बारे में फुल डिटेल बताऊंगा कि एक्चुअल में एक्सियोम और पोस्टुलेट होते क्या है। तो आप पहले थोड़ा सा नोट करेंगे। दे आर स्टेटमेंट्स विच डू नॉट हैव, क्या लिखेंगे हम लोग, दे आर स्टेटमेंट्स which do not have proof। They are statements which do not have proof। अभी समझाएंगे आपको, बहुत अच्छी तरह समझा देंगे, कभी नहीं भूलोगे आप। दूसरा, they are obvious universal truth। They are obvious universal truth and are accepted as it is। मतलब समझते हैं क्या मतलब है। देखो अपनी क्लास में जाना कल को आप, और कुछ बच्चों से पूछना कि बच्चों एक्सियोम पोस्टुलेट क्या होते हैं, टीचर से ना पूछना, टीचर को पता है बिल्कुल। तो आपको ना बच्चे एक्सियोम तो सुना देंगे, सारे के सारे बच्चों ने सारे जो भी 7 एक्सियोम है, 5 पोस्टुलेट है, लर्न सब ने कर रखे, मुझे पता है, सब कर लेते हैं। लेकिन एक्चुअल में यार एक्सियोम का मतलब क्या है, ठीक है, एक्चुअल में पोस्टुलेट का मतलब क्या है, वो भी हमको पता होना चाहिए। ठीक है, अब सुनो मेरी बात ध्यान से। देखो एक्सियोम और पोस्टुलेट ये सिंपल स्टेटमेंट होते हैं। स्टेटमेंट समझते हो ना,
स्टेटमेंट समझते हो क्या आप क्या होता है स्टेटमेंट? कोई कही हुई कोई बात, कोई भी कही हुई बात को हम बोलते हैं स्टेटमेंट। आपने इंग्लिश ग्रामर में पढ़ा होगा। जो भी हम बोल रहे हैं या लिख रहे हैं वो सब सेंटेंस बोल देते हैं उसको, सेंटेंस या फिर सेंटेंस। खैर अगर हम ग्रामेटिकली बात करें तो सेंटेंस तो अलग बात होती है। स्टेटमेंट मतलब जो भी कुछ लिखा हुआ है। तो एक्सियोम मतलब स्टेटमेंट। जैसे कि मान लो मैं ये कहने लगूँ द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, तो ये क्या है? एक स्टेटमेंट है। समझ रहे हैं बात को? या मैं कहने लगूँ कि ऑल इवन इंटीजर्स डिविजिबल बाय 2, तो ये भी क्या है? एक स्टेटमेंट है। तो एक्सियोम एंड पोस्टुलेट ये सभी एक स्टेटमेंट होते हैं। सभी क्या क्या होते हैं? स्टेटमेंट। एक्सियोम भी स्टेटमेंट होते हैं, कुछ लिखा हुआ आएगा आपके सामने, वो क्या है? एक्सियोम। और पोस्टुलेट भी कुछ लिखा हुआ आएगा आपके सामने, वो भी क्या होता है? स्टेटमेंट। एक्सियोम भी स्टेटमेंट होते हैं, पोस्टुलेट भी स्टेटमेंट होते हैं। तो इनकी दो खास बात हैं। देखो पहले मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना, मैं अभी आपको इन दोनों को साथ में मैं बता रहा हूँ। इनके जो एक्सप्लेनेशन है ना वो साथ में कर रहा हूँ। अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको एक्सियोम अलग बताऊंगा, पोस्टुलेट अलग बताऊंगा, इन दोनों की डेफिनेशन भी लिखवाऊंगा वर्ड टू वर्ड कि क्या मतलब है। ये तो मैंने इनकी एक खास बात बताई है कि ये बातें इन दोनों के लिए अप्लाई होती हैं। ये इनकी डेफिनेशन नहीं है। अगर कोई ऐसा पूछे कि एक्सियोम क्या होते हैं, कोई ऐसा पूछे पोस्टुलेट्स क्या होते हैं, तो आपको ये नहीं बोलना। ये तो मैं आपको इनकी एक बात बता रहा हूँ सिंपल सी। दे आर स्टेटमेंट्स विच डू नॉट हैव प्रूफ। ये स्टेटमेंट्स होते हैं जिनको प्रूफ की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, जिनको प्रूफ नहीं चाहिए। वो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं। दे आर ऑब्वियस यूनिवर्सल ट्रूथ। ये यूनिवर्सल ट्रूथ ही होते हैं, हमेशा सही रहेंगे। एंड आर एक्सेप्टेड, ये स्पेलिंग शायद गलत हो गई, मुझे लगता है एक्सेप्टेड की। एंड आर एक्सेप्टेड एज एट इट, जिनको एक्सेप्ट किया गया है ऐसा कैसे, इनको हमने एक्सेप्ट कर लिया है। मतलब क्या है कहने का? देखो मैथ्स में जब अभी आप थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे कुछ थ्योरम्स आएंगी, ठीक, कुछ थ्योरम्स आएंगी। अभी थ्योरम्स क्या होता है इसके बारे में भी हम इस वीडियो के सबसे एंड में बात करेंगे, थ्योरम के बारे में, ठीक। जैसे मैंने अभी बात बोली थी कि द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, द सम ऑफ ऑल 4 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। ये सभी क्या होते हैं? स्टेटमेंट है। लेकिन जो मैंने दो बातें बोली है ना, इनको प्रूव करना पड़ता है। हम 9th क्लास में थ्योरम करेंगे, 8th में आपने ऐसा हो सकता है 8th में की हो कि प्रूव करो कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो ये तो थी थ्योरम, इसको तो प्रूफ करना पड़ता है। लेकिन मैथ्स के अंदर कुछ बातें इस तरह की हैं जिनको प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी ट्रू है, यूनिवर्सल ट्रूथ है उसके अंदर। जैसे मैंने आपको अभी बताया था, जो मैंने अभी 7 बातें आपको डेफिनेशन बताई थी। अगर मैं सपोज करूं कि एक बात बताई थी मैंने आपको, लाइन क्या है? ब्रेथलेस लेंथ। लाइन क्या होती है? ब्रेथलेस लेंथ। तो हम इस बात को प्रूफ नहीं कर सकते मैथमेटिकली लिखकर। जिस तरह मैथ के क्वेश्चन सोल्व कर देते हैं, प्रूव कर देते हैं, तो उसको हम प्रूफ नहीं कर सकते। तो उस तरह की बातें जिनका कोई प्रूफ होता ही नहीं है, वो बस यूनिवर्सल ट्रूथ है, चलता आ रहा है प्राचीन काल से, और वो हमेशा सत्य मान ली जाती है। उनको ऐसा कैसे हमने स्वीकार कर लिया, उनको एक्सियोम बोलते हैं और पोस्टुलेट बोलते हैं, दोनों को। तो दे आर स्टेटमेंट्स विच डू नॉट हैव प्रूफ, जिनको प्रूफ की कोई जरूरत नहीं पड़ती, वो यूनिवर्सल ट्रूथ हैं। दे आर ऑब्वियस यूनिवर्सल ट्रूथ एंड आर एक्सेप्टेड एज इट इज। ये स्पष्ट रूप से यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं एंड एक्सेप्ट, इनको हमने एज इट इज कर लिया गया है। जैसे ये थे इनको हमने ऐसा कैसे एक्सेप्ट कर लिया है। तो इनको बोलते हैं हम एक्सियोम, मतलब इनको हम एक्सियोम बोलते हैं और पोस्टुलेट बोलते हैं। अब थोड़ा सा मैं आपको एक डेफिनेशन लिखवाता हूँ। एक तो पहला भी ये नोट कर लो, फिर मैं आपको भी एक्सियोम की डेफिनेशन लिखवाऊंगा और पोस्टुलेट की डेफिनेशन लिखवाऊंगा। एक्सियोम का एक्चुअल मतलब क्या है, क्या मुझे पता है कि आपको समझ में नहीं आया, मैंने आपको बताया ही नहीं, क्योंकि फिर मैं आपको एक्सियोम बताऊंगा कि एक्सियोम का मतलब क्या होता है, फिर मैं आपको बताता हूँ पोस्टुलेट्स का मतलब क्या होता है। तो पहले आप एक्सियोम और पोस्टुलेट के बारे में ये 2 बातें नोट कर लो। ये एक्सियोम या पोस्टुलेट की कोई डेफिनेशन नहीं है, ये इनकी क्वालिटी है कि एक्सियोम और पोस्टुलेट्स को प्रूफ की कोई जरूरत नहीं होती, और एक्सियोम और पोस्टुलेट्स को हम ऐसे के ऐसे स्वीकार कर लेते हैं बिकॉज दे आर द यूनिवर्सल ट्रूथ। तुरंत नोट करेंगे इसको। तो अब बात करते हैं एक्सियोम और पोस्टुलेट की डेफिनेशन के बारे में। तो लिखते हैं, अगर देखो आएगा बिल्कुल नहीं, फिर भी पता होना चाहिए आपको एक्सियोम्स की डेफिनेशन क्या होती है। एक्सियोम, द बेसिक फैक्ट्स विच आर टेकन फॉर ग्रांटेड विदाउट प्रूफ आर कॉल्ड एक्सियोम्स। एंड पोस्टुलेट्स होता है, एक्सियोम्स आर द जनरल स्टेटमेंट्स, लेकिन पोस्टुलेट्स आर द एक्सियोम रिलेटिंग टू ए पर्टिकुलर फील्ड। मतलब क्या बात का समझते हैं। अब एक्सियोम और पोस्टुलेट क्या होते हैं, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताई थी 2 बातें, वो तो उनकी क्वालिटी थी कि इनको ना तो प्रूफ की जरूरत होती, और ये यूनिवर्सल ट्रूथ हैं जिनको एज इट इज स्वीकार कर लिया गया है। अब एक्सियोम्स और पोस्टुलेट को अब हम बहुत ध्यान से समझेंगे। देखो मैथ्स में हम
जो भी बात यूज करते हैं, जैसे कि हमें थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि द सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री, या मैंने बात और बोली थी कि ऑल इवन नंबर्स आर डिविजिबल बाई 2। ठीक, तो ये जो दोनों बातें हैं ना, ये हम मैथ में यूज करते हैं ना। इस तरह हम मैथ में, मान लो कोई चैप्टर है, मान लो जैसे हमने पीछे चैप्टर किया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उससे पहले हमने किया था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, उससे पहले हमने किया था पॉलिनोमियल, उससे पहले हमने किया था रियल नंबर, वो रेशनल इरेशनल वाला किया था हमने। मालूम है कहने लगूँ पाई इज एन इरेशनल नंबर। ठीक, या मैं कहने लगूँ कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग इरेशनल नंबर की पहचान बता दूँ कि ठीक है। तो इस तरह जो भी बातें होती हैं ना, ये सारी बातें एक्सियम्स होती हैं। मतलब मैथ में कहीं भी कुछ यूज हो रहा है, ऑल ओवर मैथ में, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर लास्ट तक, 7th क्लास हो, 8th हो, 9th, 10th, 11th, 12th, कोई भी क्लासेस हो, उसमें जो भी हम फॉर्मूला या फिर थ्योरम, जो भी कुछ बातें हम यूज कर रहे हैं ना मैथ्स के अंदर, उनको हम एक्सियम बोलते हैं। आप ऐसे समझो, उनको हम क्या बोलते हैं? एक्सियम बोलते हैं। लेकिन सिर्फ कौन सी? जिनको प्रूफ की जरूरत नहीं है। अब आप ये मत कहने लगा ना कि जो ट्रायंगल्स का जो सम है, वो एंगल का जो सम है वो 180 डिग्री होता है, वो तो थ्योरम हो गई एक। मैथ के अंदर यूज होने वाली इस तरह की बातें जिनको प्रूफ की जरूरत नहीं पड़ती, और जिनको हमने ऐसा का ऐसे एक्सेप्ट कर लिया है, जो कि यूनिवर्सल ट्रूथ है, और वो चाहे मैथ्स के किसी भी फील्ड में यूज हो रही हो, अर्थमेटिक में होती हो, अलजेब्रा में होती हो, ज्योमेट्री में होती हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में होती हो, आगे चल के आएगा स्टैटिस्टिक्स में होती हो, फिर आगे आएगा प्रोबेबिलिटी में होती हो, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, इस तरह के मैथ्स के किसी भी ब्रांच में यूज होने वाले वो स्टेटमेंट जिनको प्रूफ की जरूरत नहीं पड़ती, जो ऑलरेडी एक्सेप्टेबल हैं यूनिवर्सल ट्रूथ के कारण, उनको बोलते हैं एक्सियम। ठीक, तो द बेसिक फैक्ट्स, बेसिक वो वे वाले बेसिक फैक्ट्स विच आर टेकन फॉर ग्रांटेड, जो ग्रांटेड टेकन ले लिए गए हैं विदाउट प्रूफ, जिनको प्रूफ नहीं चाहिए, कॉल्ड एक्सियम। और ये पूरे मैथ्स में कहीं भी यूज हो जाते हैं एक्सियम तो। लेकिन पोस्टुलेट्स क्या होता है? पोस्टुलेट्स किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में यूज होता है। पर पोस्टुलेट भी एक स्टेटमेंट ही होगा, पोस्टुलेट भी एक स्टेटमेंट ही होगा लिखा हुआ, लेकिन पोस्टुलेट केवल एक स्पेशल फील्ड में, जहाँ तो अलजेब्रा में मान लो या ज्योमेट्री में मान लो आप, तो उसको बोलते हैं पोस्टुलेट्स। एक्सियम्स आर द जनरल स्टेटमेंट, एक्सियम तो जनरल स्टेटमेंट होते हैं जो हर जगह काम करते हैं। एक्सियम्स तो वो स्टेटमेंट होते हैं जो हर जगह काम करेंगे, लेकिन पोस्टुलेट्स आर द एक्सियम। पोस्टुलेट वे एक्सियम्स हैं जो रिलेटिव टू ए पर्टिकुलर फील्ड, जो किसी एक स्पेशल फील्ड में ही काम करेंगे, और वो पर्टिकुलर फील्ड हमारे लिए ज्योमेट्री है। हमारे लिए जो पर्टिकुलर फील्ड है ना, वो ज्योमेट्री है। मान लो हम आगे चल के बुक के एंड में एक चैप्टर करेंगे स्टैटिस्टिक्स, उसमें भी मैं आपको बहुत सारी थ्योरी बताऊंगा। ठीक, उसमें जो मैं आपको कुछ थ्योरी बताऊंगा ना, और इस तरह की थ्योरी बताऊंगा जो उसमें इस तरह की थ्योरी आएगी जिनको प्रूफ की जरूरत नहीं है, जिनको यूनिवर्सल ट्रूथ होने के कारण एक्सेप्ट कर लिया गया है, उनको हम क्या बोलेंगे? पोस्टुलेट बोलेंगे, क्योंकि वो स्पेशल स्टेटस पे यूज हो रहा है। जो हम अब थोड़ी देर बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा, वो हम पोस्टुलेट्स पढ़ेंगे, क्योंकि वो सब ज्योमेट्री में यूज होने वाले। अगर मैं ज्योमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, अगर मैं ज्योमेट्री के अंतर्गत बात कर रहा हूं, तो कहलाएगा पोस्टुलेट। और अगर मैं ऑल ओवर एक बात बोल देता हूं, हमने कोई एक ऐसी बात अभी आपको बताएंगे भी, 7 एक्सियम में 5 पोस्टुलेट है, तो आपको बताएंगे भी। तो जो चीज़ ओवरऑल ऐड हो रही है, देखो मैं एक एग्जांपल के लिए लेबल लेता हूँ। मान लो मैं ये कहूँ कि दो चीज़ें इक्वल हैं, और आप दोनों तरफ से इक्वल लेस कर दो, इक्वल लेस मतलब 2 इधर से लेस किया तो 2 इक्वल इधर से लेस किया, तो अब भी क्या बचा? 5 = 5। अब भी क्या बचा? 5 = 5। तो ये बातें यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, इनको प्रूफ करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आप एक्सियम और पोस्टुलेट्स को इस तरह समझोगे कि कहीं भी कैसे भी मैथ्स में यूज होने वाले स्टेटमेंट जिनके अंदर वो दो क्वालिटी हो, जो आपको पहले लिखवाई गई थी। बात को थोड़ी ध्यान समझनी पड़ेगी आपको। मैथ्स के अंदर यूज होने वाले, मैथ्स के किसी भी टॉपिक में, किसी भी चैप्टर में, किसी भी फील्ड में यूज होने वाले वो स्टेटमेंट जिनके अंदर वो दो क्वालिटी हो जो हमने पहले बताई थी, उनको तो बोलते हैं एक्सियम। और मैथ के किसी एक स्पेशल चैप्टर के अंदर, किसी स्पेशल टॉपिक के अंदर, जैसे कि हम ज्योमेट्री पढ़ेंगे, अब यूज होने वाली स्टेटमेंट जिनके अंदर वो दो क्वालिटी हो, उनको बोलते हैं पोस्टुलेट। मतलब वो दो क्वालिटी तो होनी ही चाहिए, वो तो दोनों के लिए, मैंने पहले बताया था, वो तो दोनों का गुण है, वो जो दो क्वालिटी बताई थी वो तो होनी ही चाहिए। तो ऐसे स्टेटमेंट जिनके अंदर वो दोनों क्वालिटी हो, और अगर वो स्टेटमेंट, देखो अब से मैं ये बात नहीं बोल लूँगा उन दो क्वालिटी वाली, ये तो होनी ही होनी है। क्वालिटी कौन कौन है? नंबर 1 तो प्रूफ नहीं चाहिए हमको, उसका प्रूफ पहले से, मतलब वो प्रूफ होता ही नहीं है उसका, उनको प्रूफ की जरूरत ही नहीं है। और दूसरा
वो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, उनको ऐसा का ऐसे हमने एक्सेप्ट कर लिया गया है। ये दो क्वालिटी तो होनी ही चाहिए, ठीक। तो अब मान लो मैंने कोई स्टेटमेंट 1 लिखा, आपको प्रॉब्लम आ रही होगी, एग्जाम्पल अगर मैं दूंगा ना तो आपको समझ में आ जाएगा, और अभी दूंगा भी। मैंने 2 स्टेटमेंट लिखे, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2। देखो इस दोनों स्टेटमेंट के अंदर वो 2 क्वालिटी तो है ऑलरेडी। कौन सी क्वालिटी? देखो बार बार मैं इसलिए बोलता हूँ ताकि आपको याद भी हो जाए कि एक तो यूनिवर्सल ट्रूथ हो, उनको जिनको हमने ऐसा कैसे एक्सेप्ट कर लिया है क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ है, और दूसरा उनको प्रूफ की कोई आवश्यकता नहीं है। ये 2 क्वालिटी तो है इन दोनों स्टेटमेंट में। और अगर ये स्टेटमेंट हमारा ओवरऑल मैथ्स में कहीं भी यूज हो सकता है, वो 2 क्वालिटी तो है ही। अब से मैं आपको बोलूँगा ना बिल्कुल भी कि वो क्वालिटी है, वो क्वालिटी है, वो तो होनी ही चाहिए, वो तो मैंने आपको बता दिया। अगर वो स्टेटमेंट आपका ओवरऑल मैथ में कहीं भी यूज हो रहा है, किसी भी चैप्टर में, किसी भी टॉपिक में यूज हो सकता है, हर जगह, तो कहलाएगा एक्सियोम। और अगर वो स्पेशल किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक में यूज होगा, स्टैटिस्टिक्स में होगा, या फिर हम बात कर रहे हैं ज्योमेट्री की, तो अगर वो ज्योमेट्री में यूज होगा तो उसको बोलते हैं फिर हम पोस्टुलेट्स। तो मुझे लग रहा है कि अब आपको एक्सियोम और पोस्टुलेट का थोड़ा सा डिफरेंस समझ में आने लगा होगा। तो और बाकी आपको समझ में आ जाएगा जब मैं आपको अभी एक्सियोम बताऊंगा 7 यूक्लिड के और फिर 5 पोस्टुलेट समझाऊंगा, ठीक। तो फिर भी एक बार सारे को डिटेल कर लेते हैं कि सबसे पहली बात तो वो 2 क्वालिटी तो होनी ही चाहिए। लिखे हुए ऐसे स्टेटमेंट जिनके अंदर वो 2 क्वालिटी तो हों, वो तो होनी ही होनी है। जो 2 क्वालिटी आपको बताई गई थी वो तो क्वालिटी होनी ही होनी है। और उन 2 क्वालिटी के साथ मैंने अब 2 स्टेटमेंट बना दिए। इन दोनों स्टेटमेंट्स के अंदर वो क्वालिटीज़ हैं। अब अगर वो स्टेटमेंट्स मैथ्स में हर जगह यूज हो रहा है तो क्या बोला जाएगा? एक्सियोम। और अगर वो स्पेशल ज्योमेट्री में यूज हो रहा है, स्पेशल ज्योमेट्री में यूज हो रहा है तो बोला जाएगा वो पोस्टुलेट, ठीक। तो ये होती है एक्सियोम और पोस्टुलेट की कहानी। और एक्सियोम और पोस्टुलेट का ही यूज करके बनती है थ्योरम, जिसके बारे में हम इस वीडियो के एंड में बात करेंगे। तो अभी हम पढ़ते हैं यूक्लिड के कुछ एक्सियोम्स के बारे में, तब तक आप इसको नोट करेंगे पहले। अब बात करते हैं यूक्लिड के 7 एक्सियोम्स के बारे में। तो नंबर 1 खास बात तो ये है कि आपको ये सारे याद करने हैं, साथ के साथ ये एग्जाम में आ जाते हैं लिखने के लिए डायरेक्ट कि यूक्लिड के एक्सियोम लिखो। बल्कि इनका यूज हम क्वेश्चन में भी करेंगे, जब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे ना, वहाँ भी इनका यूज करेंगे हम। तो वहाँ भी हमको लिखना होगा कि ये बात हमने क्यों प्रूव कर दी यूक्लिड के एक्सियोम के अनुसार, ठीक। तीसरी बात, यूक्लिड के एक्सियोम सिर्फ 7 ही नहीं है, बहुत सारे हैं। हम सिर्फ 7 को पढ़ रहे हैं अपने सिलेबस में, उसने पता नहीं कितने बनाए थे, ठीक। और एक्सियोम क्या होता है ये मैंने आपको बता ही दिया। वो स्टेटमेंट जिनके अंदर वो 2 क्वालिटी तो होंगी ही होंगी, और साथ साथ वो मैथ्स के किसी भी फील्ड में हम यूज कर सकते हैं। तो अब आप पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। फिर मैं आपको बताऊंगा 5 पोस्टुलेट्स, वो स्पेशल ज्योमेट्री के बारे में बात कर रहे होंगे उनके लिए हम, ठीक। तो आपके सामने आ रहे हैं पहला, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। दोबारा पढ़ेंगे शॉर्ट में, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग, मतलब वो चीज़ें जो एक ही चीज़ के इक्वल हो, आर इक्वल टू वन अनदर। देखो मतलब क्या है, पहला एक्सियोम समझते हैं जो लिखा हुआ है, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग, एक्स वाई के इक्वल है, या हटाओ, एक्स ए के इक्वल है, वाई भी ए के इक्वल है। तो एक्स और वाई थिंग्स हैं, ए भी एक थिंग है, चीज़ मतलब कोई चीज़ है। एक्स और वाई, एक्स और वाई दोनों सेम के इक्वल है ना, एक्स भी ए के इक्वल है, वाई भी ए के इक्वल है, तो दोनों सेम के इक्वल है ना। तो वो कह रहा है कि ये खुद भी इक्वल होंगे। अब आप कहोगे ये तो होंगे ही, ये तो ऑब्वियस सी बात है। तो मैंने तो आपको चैप्टर की स्टार्टिंग में ही कहा था कि सारी बातें यहाँ ऑब्वियस ही हैं, हमको सिर्फ पढ़नी है, क्योंकि हमारे लिए कोई खास बात नहीं है, मगर उस टाइम पर बहुत बड़ी खास बात थी, इसलिए सब बातें आपको ऐसे लगेंगी मजाक से। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग, दोबारा समझते हैं। राम की एज सुरेश के बराबर है, जितनी एज राम की है उतनी एज सुरेश की है। अब मोहन की एज वो भी सुरेश के ही बराबर है। बात को समझो, राम की एज सुरेश के बराबर है, हमें नहीं पता कितनी है, हमको सिर्फ ये पता है कि राम की एज सुरेश के इक्वल है, मोहन की एज भी सुरेश के इक्वल है। तो क्या राम की एज मोहन के इक्वल मानी जाएगी ना? तो वो तो कह रहा है कि थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स, जो थिंग्स सेम थिंग्स के इक्वल होंगी वो खुद भी इक्वल होती है। ऐसा होता भी है। और ये जो बात आप देख रहे हो इसमें ज्योमेट्री का तो कोई काम नहीं है ना, ये बात तो हम दुनिया में कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे? एक्सियोम। और इस चीज़ को प्रूफ की जरूरत नहीं है। अब आप क्या लोग प्रूफ करो, प्रूफ तो कुछ है नहीं, तो होती है, ऑब्वियस है। तो समझ में आ रहा है एक्सियोम का मतलब, वी नीड दे हैव नीड नॉट टू बी प्रूफ, जिनको प्रूफ की कोई जरूरत नहीं पड़ती, कोई आवश्यकता नहीं है। यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये बात यूनिवर्सल ट्रूथ है। और ये कोई स्पेशल ज्योमेट्री में नहीं यूज करते हम, इसको हम कहीं भी यूज कर सकते हैं, भले ही मैथ में नहीं, अपनी डेली लाइफ में भी हम इन बात को यूज कर सकते हैं। तो ये एक्सियोम मतलब जो हर जगह यूज हो सकता है, उसको बोलते हैं एक्सियोम। दूसरा पढ़ते हैं, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल।
इस इक्वल्स इज एडिड टू इक्वल्स, इस इक्वल्स आर एडिड टू इक्वल्स। सपोज कर लेते हैं 5 = 5 है, दोनों इक्वल है ना, और मैंने एक नंबर लिया 3 और मैंने इस 3 को यहाँ भी ऐड कर दिया और मैंने इस 3 को यहाँ भी ऐड कर दिया, तो ये उसने बोला है इक्वल। इक्वल 3 तो जो 3 है ये 3 आपस में दोनों 3 इक्वल ही तो होते हैं भाई, 3 के इक्वल तो है। तो इस 3 को यानी कि इस इक्वल को मैंने इन इक्वल्स में ऐड कर दिया, इधर भी ऐड कर दिया इधर भी ऐड कर दिया, तो जो आया वो भी इक्वल ही होगा। तो कह रहा है कि इक्वल्स, इफ इक्वल्स आर एडिड टू इक्वल्स, अगर इक्वल्स को इक्वल्स में ऐड करा जाए देन होल्स आर इक्वल, तो जो होल बनेगा वो भी इक्वल ही होगा। तो समझ में आ रही है ना, यूनिवर्सल ट्रूथ है ये बात, और हर जगह काम आती है ना मैथ्स के अंदर, हर जगह, ये थोड़ी कहीं एक जगह आएगी। तो इसका मतलब ये क्या है, एक्सियोम है। समझ में आई बात, ठीक है। अब देखते हैं नंबर 3, इस बार कह रहा है सब्ट्रैक्ट करने के लिए, इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल। मान लो कि 9 = 9 और मैं कोई इक्वल चीज़ को यहाँ से सब्ट्रैक्ट करने लगूँ, 4 को, 4 दोनों तरफ से मैंने इक्वल को सब्ट्रैक्ट किया, तो जो आएगा बच के वो भी इक्वल ही आएगा। ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है, प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है और हर जगह इसको हम यूज कर सकते हैं। तो दे आर द एक्सियोम। तो इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल देन रिमाइंडर्स आर इक्वल, ठीक। नेक्स्ट 4, थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। देखो चौथा एक्सियोम बहुत ध्यान से समझना, थोड़ा अलग आ गया। थिंग्स विच आर कोइंसाइड, जो कोइंसाइड का मतलब क्या होता है, कोइंसाइड का मतलब एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेना, ओवरलैप कर लेना, कोइंसाइड। मान लो कि आपके पास कोई सिक्का है 5 रुपये का और बिल्कुल सेम उसके जैसा एक सिक्का 5 रुपये का और है, और वो उसको हमने कोइंसाइड कर दिया। मान लो कि ये सिक्का था 5 रुपये का, इसके ऊपर मैंने एक सिक्का और रख दिया वही 5 रुपये का, तो इसने इसको कोइंसाइड कर लिया ना। तो अगर कोई एक चीज़ किसी दूसरी चीज़ को कोइंसाइड कर लेती है तो दोनों बिल्कुल इक्वल होते हैं आपस में, ऐसा तो होगा ही बिल्कुल। आपके पास एक बुक है मैथ की, आपके NCERT की, आपके साथी के पास भी एक बुक है बिल्कुल सेम हुई NCERT की, अगर आप उसको एक के ऊपर एक रखोगे तो वो उसको कोइंसाइड कर जाएगी ना, तो मतलब दोनों सेम ही तो हैं, चाहे अदला बदली कर लो, दोनों सेम ही तो, दोनों में नंबर ऑफ पेज सेम है, दोनों में मटेरियल या फिर कंटेंट सेम है, दोनों का प्राइस सेम है, दोनों का वेट सेम है, हर तरह से सेम है। अगर दो चीज़ एक दूसरे को कोइंसाइड कर लेंगी तो दोनों हमेशा इक्वल होती हैं। तो ये क्या था यूक्लिड का 4th एक्सियोम, थिंग्स विच आर कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। 5, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। अगर कोई होल है, होल मतलब पूरा भाग, किसी चीज़ का पूरा भाग अपने पार्ट से तो बड़ा ही होता है भाई। ये लाइन, ये होल लाइन है ना, ये होल है, इसका पार्ट ये है, इतना इसका पार्ट है, ये मैं एक मार्क लगा देता हूँ, ये इसका पार्ट है, तो द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। यार तो ऑब्वियस, सारी बातें ऑब्वियस हो रही हैं, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। तो समझ में आ रहा है क्या, एक्सियोम्स क्यों बोल रहे हैं हम इनको, बिकॉज दे आर द यूनिवर्सल ट्रूथ, और इनको प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है। इस बात को भी प्रूफ करना थोड़ी पड़ेगा मुझको कि जो किसी भी चीज़ का होल होगा वो अपने पार्ट से बड़ा ही तो होगा। पिज्जा लेके आया आप, उसमें 8 स्लाइस है, तो जो पूरा पिज्जा जो होल पिज्जा है वो अपने एक स्लाइस से बड़ा ही तो है, अपने पार्ट से बड़ा ही तो होता है, सिंपल सी बात है। तो ये था यूक्लिड का 5वां एक्सियोम। नंबर 6, थिंग्स विच आर डबल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। बहुत सिंपल सी बात है, अगर कोई चीज़ इक्वल है आपस में, अगर कोई चीज़ इक्वल है आपस में, तो कह रहा है कि उनके डबल भी इक्वल होते हैं, होते ही हैं। 8 अगर 8 के इक्वल है तो इनका डबल कर लो, 16 16 के इक्वल हो जाएगा। पढ़ो, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स, थिंग्स विच आर, नहीं थोड़ा सा एक्सप्लेन में दिक्कत आ गई, ऐसे नहीं समझेंगे इसको हम, कुछ और कह रहा है। थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। ये x है, ये y है। थिंग्स, दो थिंग्स है मेरे पास, दो चीज़ें हैं, आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स। एक्स भी ए का डबल है, हम कह रहे हैं, हमने कहा एक्स भी ए का डबल है, और हमने कहा वाई भी ए का ही डबल है। थोड़ा इस तरह से करेंगे कि एक्स भी ए का ही डबल है, वाई भी ए का ही डबल है, तो भाई एक्स और वाई दोनों इक्वल होंगे आपस में, ये बोल रहा है वो। दोबारा समझते हैं एक बार और, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। मान लो वही बात होगी एज वाली, इधर देख लेते हैं, मान लो कि वही बात हो जाएगी एज वाली। राम की एज तो ट्वाइस किसकी है, रमेश की, और हम एक ऐसे आदमी को लाए पकड़ के, महेश को, हम एक ऐसे आदमी को लाए पकड़ के महेश को, कि उसकी एज भी रमेश की डबल है,
उसकी एज भी रमेश की डबल ही है, तो इसका मतलब इन दोनों की इक्वल तो हुई, ये कह रहा है, ठीक है। 7 थिंग्स विच आर हाफ मतलब हाफ ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। तो इस बार जैसे हमने डबल किया था, इस बार हम हाफ कर देंगे, इस बार हम हाफ कर देंगे। अगर x a का हाफ है और y भी a का ही हाफ है तो दोनों खुद भी इक्वल होंगे आपस में। ये कह रहा है वो कि थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, ठीक। तो ये थे यूक्लिड के 7 एक्सियोम्स जो आपको याद करने हैं, अपने नोटबुक में लिखने हैं और आपको रट जाएं बिल्कुल। एक्सियोम्स को मैंने आपको बता दिया था, एक्सियोम के अंदर वो 2 क्वालिटी होनी चाहिए। नंबर 1 कि उनको प्रूफ की कोई ज़रूरत नहीं है। नंबर 2 वो यूनिवर्सल ट्रूथ हैं, उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं। नंबर 3 जो हर जगह काम करते हैं, पूरे मैथमेटिक्स के अंदर काम करते हैं, उनको बोलते हैं हम एक्सियोम। अब हम पढ़ेंगे यूक्लिड के 5 पोस्टुलेट्स। और पोस्टुलेट में आप समझ में आ गई होगी बात। पोस्टुलेट मीन्स वो 2 क्वालिटी तो होंगी ही उनके अंदर जो हम बार बार बोल रहे हैं, लेकिन अब वो स्पेशल ज्योमेट्री की बात करेंगे हम। अब आप देखना, जो मैं आपको 5 पॉइंट्स और समझाने वाला हूँ पोस्टुलेट्स वाले, उनमें हम सिर्फ ज्योमेट्री की बात कर रहे होंगे, तो इसलिए उनको क्या कहा गया है, पोस्टुलेट्स। तो देखते हैं यूक्लिड के 5 पोस्टुलेट्स। तो अब बात करते हैं यूक्लिड्स के पोस्टुलेट्स के बारे में। और उधर आपको पिक्चर दिखाई देगी जहाँ पर हम 1 बाय 1 पाँचों के पाँचों पोस्टुलेट्स को पढ़ेंगे और इधर मैं आपको एक्सप्लेन करके उनको समझाता रहूँगा। ये 5 पोस्टुलेट्स भी आपको याद हो, लिखो हैं आपकी नोटबुक में, आपसे कोई पूछे या एग्जाम में आए तो आपको तुरंत पता हो। तो पहला कहता है ए स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉ फ्रॉम एनी पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। एक स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉ, एक स्ट्रेट लाइन को हम ड्रॉ कर सकते हैं फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। मतलब अगर हमें कोई स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है तो वो हम किसी पॉइंट से किसी पॉइंट तक ड्रॉ कर सकते हैं। दिस इज ऑब्वियस, मैंने पहले कहा था सब कुछ ऑब्वियस ही है। तो एक स्ट्रेट लाइन को किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ड्रॉ कर सकते हैं, इसको बोलते हैं यूक्लिड का पहला पोस्टुलेट। देखो अब इस पे तो ज्योमेट्री की बात हुई ना, लाइन की बात, लाइन वर्ड आया, पॉइंट वर्ड आया, तो ये पोस्टुलेट है क्योंकि ये स्पेशल ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं। नंबर 2 दूसरा पोस्टुलेट, ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडेफिनेटली। ए टर्मिनेटेड लाइन, ये एक टर्मिनेटेड लाइन है। टर्मिनेट मतलब ये यहाँ पर हमने खत्म कर दी, एक लाइन सेगमेंट एक तरह से। टर्मिनेटेड मतलब जो यहाँ बस इतनी इसकी लेंथ है। ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली। इनडेफिनेटली मतलब इनफाइनाइट तक। तो अगर कोई टर्मिनेटेड लाइन है तो उसको हम अगर चाहें तो इनडेफिनेटली बोथ साइड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर मैं कहूँ कि ये लाइन है तो क्या मैं इसको आगे ही ले जा सकता, क्या मैं इसको और पीछे नहीं बना सकता? हाँ, क्यों नहीं बना सकते, आ सकते हैं। तो ये पोस्टुलेट नंबर 2 है यूक्लिड का कि ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडेफिनेटली फॉर बोथ साइड्स, ठीक है। तो क्योंकि देखो ज्योमेट्री की बात हो रही है स्पेशली, क्योंकि हम स्पेशली ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं और इन सभी स्टेटमेंट्स के अंदर वो 2 क्वालिटी हैं। अगर आप देख रहे हो यूनिवर्सल ट्रूथ भी है और प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि ज्योमेट्री की बात चल रही है तो ये कहलाएंगे पोस्टुलेट्स। तो ये हो गया यूक्लिड का दूसरा पोस्टुलेट। तीसरा पोस्टुलेट, ए सर्कल कैन बी ड्रॉ विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। एक सर्किल को हम किसी भी रेडियस और किसी भी सर्कल से ड्रॉ कर सकते हैं। कितनी सिंपल सी और ऑब्वियस सी बात है, और अभी करना है तो है ही। अगर एक सर्किल ड्रॉ करना हो तो हमको क्या चाहिए, एक सेंटर जहाँ पे हम अपना कंपास रखेंगे और एक रेडियस जो हम प्रकार में पेंसिल लगा के भरेंगे और उसको ऐसे घुमा देंगे। तो एक सर्किल के लिए ए सर्कल कैन बी ड्रॉ फ्रॉम सेंटर एंड एनी रेडियस। किसी भी सेंटर और किसी भी रेडियस से हम सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं, कर सकते हैं वो तो। नंबर 4, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। सभी राइट एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं बिल्कुल, क्योंकि सभी के सभी राइट एंगल्स की मेजरमेंट 90 डिग्री तो होती है। यहाँ तो कुछ समझना की जरूरत नहीं है। मेरे पास एक राइट एंगल है, आपके पास एक राइट एंगल है, किसी तीसरे के पास एक राइट एंगल है, सब इक्वल तो होंगे। जब मेरा राइट एंगल 90 का है और तुम्हारा राइट एंगल 100 का हो जाएगा, राइट एंगल तो सबके 90 के होते हैं, तो ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल्स। तो ये हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं, और ये उस टाइम पर बहुत बड़ी बात थी। कभी आपको इसको सोचो कि ये क्या तो कि कैसी बातें बता रहे हैं हमको, क्योंकि ये हमारे लिए नई बात नहीं है, उस टाइम पर बहुत बड़ी बात थी। तो पांचवा, जो हम पांचवा पढ़ेंगे वो हमारे लिए भी नई बात है, और ये पांचवा ही पोस्टुलेट ऐसा है जो थोड़ा सा समझने का है, इसके अलावा तो कुछ समझने का कुछ खास था ही नहीं। तो पांचवा पोस्टुलेट्स और लास्ट पोस्टुलेट। तो इस पोस्टुलेट को मैं आपको पहले ना लैंग्वेज थोड़ी बड़ी सी है, पहले मैं आपको सिंपल समझाता हूँ। मैंने 2 लाइन ड्रॉ की, एक लाइन को कट कर रही है,
इतना आपको एहसास होगा, चाहे अपनी अपनी कॉपी में बनाना, कि ये तो दोनों एंगल है ना इधर वाले, ये दोनों एंगल 90 से छोटे हैं या बड़े हैं, जो इधर मैंने मार्क किए हैं। ये देख के भी अंदाज़ा हो जाएगा हमको कि इधर वाले दोनों एंगल 90 से छोटे हैं या फिर बड़े हैं। तो हमको साफ दिखाई दे रहा है कि ये दोनों एंगल 90 से बड़े हैं, ये साफ दिखाई दे रहा है। और जो ये दोनों एंगल हैं, ये दोनों एंगल 90 से छोटे हैं। थोड़ा टर्न ऐसे हो गया ना, इस वजह से। तो जब दोनों एंगल 90 से बड़े हैं तो इन दोनों एंगल का सम 180 से कैसा होगा, बड़ा होगा। और जो दो एंगल 90 से छोटे थे, इन दोनों एंगल का सम 180 से कैसा होगा, छोटा होगा। अभी मैं पोस्टुलेट्स की लैंग्वेज पर नहीं आया, दोबारा देखते हैं। दो लाइन मैंने बनाई और एक लाइन मैंने ऐसे बनाई, और साफ दिख रहा है कि ये दोनों एंगल 90 से बड़े हैं। ये गलत बन गया, ठीक। ये भी 90 से बड़ा है, ये भी 90 से बड़ा है, तो इनका सम भी 180 से बड़ा होगा। ये 90 से छोटा है, ये 90 से छोटा है, तो इनका सम 180 से छोटा होगा। तो यूक्लिड का पांचवा पोस्टुलेट ये कहता है कि अगर दो लाइन हो और एक लाइन को कट कर रही हो तीसरी, तो ये दोनों लाइन को जब हम प्रोड्यूस करेंगे ना, इधर को करें चाहे इधर को करें, तो ये उस तरफ कट करेंगी जिस तरफ के एंगल्स का सम 180 से छोटा होगा। चाहे देख लो, अगर मैं इनको इधर को प्रोड्यूस कर दूं तो क्या ये कट करेंगी, नहीं करेंगी। अगर मैं इनको इधर को प्रोड्यूस कर दूं तो क्या ये कट करेंगी, हाँ करेंगी। तो ये किस साइड कट करेंगी, जिस साइड के एंगल्स का सम 180 से छोटा होगा। ये लिखा हुआ है उस लैंग्वेज के अंदर कि अगर दो लाइंस हो, एक तीसरी लाइन उनको कट कर रही हो, तो वे दोनों लाइनें इंडेफिनेटली प्रोड्यूस करने पर उस तरफ इंटरसेक्ट करेंगी एक दूसरे को जिस तरफ के एंगल का सम 180 से छोटा होगा। अब पढ़ते हैं एक बार और लैंग्वेज पढ़ेंगे अब हम। इफ ए स्ट्रेट लाइन्स फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन, अगर एक स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन, दो स्ट्रेट लाइन पर गिर रही है, मेक्स द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड्स ऑफ टेकन टुगेदर लेस देन टू राइट एंगल, लेस देन टू राइट एंगल, लेस देन टू राइट एंगल। ये लैंग्वेज को थोड़ा सा उस जमाने में लिखा हुआ है ना, तो टू राइट एंगल को मैं चाहूँ तो अगर 180 लिख सकता हूँ। टू राइट एंगल मतलब कितना होता है, 180, 90 180। लेस देन टू राइट एंगल, लेस देन टू राइट एंगल, then the two straight line is produced indefinitely meet on that side on which the sum of angles is less than two right angles। सिंपल सी बात है, वही लिखी है जो मैंने आपको बताई है कि अगर एक लाइन दो लाइन पर फॉलिंग है, गिर रही है, तो इनको इंडेफिनेटली प्रोड्यूस करने पर ये उस तरफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी जिस तरफ के एंगल का सम दो राइट एंगल से यानी कि 180 से छोटा होगा। ठीक, ये था यूक्लिड का पांचवा पोस्टुलेट। ये सभी पोस्टुलेट्स आपको याद करना है जो कि एग्जाम में डायरेक्ट हमारे लिए करने के लिए पूछे जा सकते हैं। ठीक, तो वैसे तो इस इंट्रोडक्शन में हमारा काम लगभग ख़त्म ही हो गया है, सब कुछ आपको बता दिया है। एक बात और बताता हूँ आपको, छोटी सी लास्ट बात और रह गई कि थ्योरम्स क्या होती हैं। देखो थ्योरम अभी हमारे ना सिलेबस में आगे आएंगी। अभी अगले 4 चैप्टर टोटल ज्योमेट्री के ही है, लाइन्स, एंगल, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल्स वगैरह। ठीक, तो सुनो हुआ क्या था एक्चुअल में। एक्सियोम, एक तो एक्सियोम थे यूक्लिड के पास, एक थे यूक्लिड के पास पोस्टुलेट्स। अभी आपको समझाया गया है पिछले 1 घंटे से कि एक्सियोम को कोई प्रूफ नहीं चाहिए, नो प्रूफ। पोस्टुलेट्स को भी कोई प्रूफ नहीं चाहिए, नो प्रूफ। अब यूक्लिड ने क्या किया, एक्सियोम और पोस्टुलेट्स को मिलाकर, एक्सियोम और पोस्टुलेट्स को मिलाकर कुछ स्टेटमेंट और बनाए मिलाकर। पहले आपको पता होना चाहिए एक्सियोम और पोस्टुलेट में क्या अंतर है, मैंने आपको समझा दिया है। एक्सियोम हर जगह यूज होते हैं, पोस्टुलेट से ज्योमेट्री में यूज होते हैं। तो कुछ एक्सियोम्स कुछ पोस्टुलेट्स में से कुछ बातों को उठाया और एक नया स्टेटमेंट बनाया, और इस स्टेटमेंट को बोला जाता है थ्योरम। और जिसको प्रूफ करना होता है, हम प्रूफ करेंगे थ्योरम को। ठीक, प्रूफ नीड, इसको प्रूफ चाहिए, ये बात याद रखना। ठीक, तो एक्सियोम को कोई प्रूफ नहीं चाहिए, पोस्टुलेट्स को कोई प्रूफ नहीं चाहिए। यूक्लिड ने एक्सियोम, पोस्टुलेट और अपनी बुद्धि का प्रयोग करके कुछ स्टेटमेंट्स और बनाए जिनको हम थ्योरम्स बोलते हैं। और थ्योरम्स को प्रूफ करना होता है, और हम आने वाले चैप्टर्स में थ्योरम को प्रूफ करेंगे भी। एक थ्योरम तो हम अपने इस चैप्टर में ही प्रूफ करेंगे, अगली वीडियो में, एग्जाम्पल वाली वीडियो में। ठीक, तो
इस पूरी थ्योरी के इस पूरे चैप्टर में जितने भी मैंने आपको अब तक बताया है, आपको सिर्फ मैं एक बार पूरा शॉर्ट में बता देता हूँ कि एक तो आपको यूक्लिड की भी साथ के साथ डेफिनेशन याद होनी चाहिए, शुरू की जरूर याद होनी चाहिए, फिर आपको 7 एक्सियोम याद होने चाहिए, फिर आपको पोस्टुलेट्स याद होने चाहिए। ये तो बात होगी कि आपको याद है क्या क्या हो, सातों के सातों डेफिनेशंस, सारे एक्सियोम एंड सारे पोस्टुलेट्स आपको याद होने चाहिए। दूसरा, एक्सियोम्स क्या होते हैं ये आपको पता हो, पोस्टुलेट्स क्या होते हैं ये आपको पता हो, जो मैंने आपको अच्छी तरह समझा दिया है पहले वीडियो में। और एक्सियोम और पोस्टुलेट्स को मिलाकर एक नया स्टेटमेंट बनाया जाता है जिसको थ्योरम बोलते हैं, और थ्योरम को प्रूफ करना पड़ता है, जो हम आने वाले चैप्टर्स में करेंगे। ठीक, तो इस वीडियो में हम इतने रखते हैं। अब हम एग्जाम्पल पे जाएंगे, तब तक आप सभी के सभी इस सारी बातों को एक बार नोट करके अपनी नोटबुक में बकायदा नोट्स बना लेंगे, समझ लेंगे, और अगर कोई डाउट्स है तो कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके एग्जाम्पल्स करेंगे हम, एग्जाम्पल 1, 2 और एक करते हैं उसके अंदर हम एक थ्योरम। ठीक है।